हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज नॉट पॉइजन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग शन की हो गई थी हॉट नाइट स्पेंड। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी देख पाए थे जहाँ पे विंग के अंदर से एक बैरियर निकल के आया था जो पूरे जिंगशी को कवर कर लिया था। एंड ये क्यों किया था हम लोग बहुत जल्दी जानेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी देख पाए थे कि यहाँ पे मैडम लैन ही विलेन बन के आया था। मैडम लैन एक मकसद के तौर पर विंग को ले आया था लैन क्लैन में, लेकिन उनका ही चाल उनके ही पीछे मतलब हाथ धो के पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने लग रहा था कि उन्होंने एक गलती कर लिया है। उन्होंने बलि का बकरा वांग जी को बना लिया था, यानी कि अपने छोटे बेटे को बना लिया था विंग को इस क्लैन में लाने का। विंग के अंदर कुछ तो था जो चीज़ मैडम लैन चाह रही थी। मैडम लैन उसे ईगरली पाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के साथ विंग की शादी करवा दिया था। एंड अब उनका ही पासा उनके ही पलटवार कर रहा था। मैडम लैन जिंगशी के पास जरूर आई थी एंड बहुत बार कोशिश भी किया उन्होंने उस जिंगशी के बैरियर को तोड़ने का और अंदर जाने का, लेकिन वो बैरियर इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो बार बार मैडम लैन को पीछे ढकेल रही थी। जैसे कि वो बैरियर विंग और वांग जी के मेकआउट को करने देना चाहती थी, विंग और वांग जी को एक करना चाहती थी एंड सबसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एंड ये जैसे कि मैडम लैन को समझ आ गया था। मैडम लैन मन ही मन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। उनको अपने ही किए पड़ना पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने अपने ही बेटे को इस ओमेगा के साथ मतलब रिश्ते में बंध दिया जहाँ पे वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे अब हमें मैडम लैन के कमरे पर दिखाया जाता है। मैडम लैन के कमरे पर अभी वो अकेली थी। वहाँ पे लैन चिंगनजुन नहीं थे। लैन चिंगनजुन कुछ काम के लिए अपने भाई के क्वार्टर में यानी कि लैन चिलन के क्वार्टर में थे, जहाँ पे मैडम लैन अपने घर पे आने के बाद वो इधर उधर घूम रही थी कि वो अब क्या करें, वो अब क्या करें। उनका ना सिर दर्द हो रहा था, वो अब जिंगशी के अंदर तो जा नहीं पाएंगे। अब वो यही सोच रहे थे कि वो अब क्या करें। उनका दिमाग घूम रहा था, जहाँ पे वो गुस्से में कहता है, विंग मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी नहीं आने दूंगा। जो मैंने गलती किया है ना मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें लाने का मकसद मुझे पूरा करना होगा। तुम जैसे भी आए तो यहाँ पे हो ना, तुम्हें लाने का मकसद तो है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे मैं जिस काम के लिए लाया हूँ वो काम पहले पूरा कर लूँ। उसके बाद मैं तुम्हें भी मेरे लाइफ और मेरे वांग जी के लाइफ से बाहर ढकेल कर दूंगा। वो बैरियर, इसका मतलब वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। कब तक करेगा वो तुम्हें प्रोटेक्ट? हाँ, एक बार उसे कमज़ोर होना पड़ेगा। जब वो कमज़ोर होगा ना तभी मेरे पास मौका होगा तुम्हें हार्म करने का और तुम्हारे अंदर से उस चीज़ को बाहर लाने का। मैं उसे लेकर ही रहूँगा, ये वादा है मेरा, मैं लेकर रहूँगा। बस एक बार वो कमज़ोर हो जाए। ये कहकर वो एक डेविल सा स्माइल करता है। अब यहाँ से हम सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आंखें खुलती हैं। वांग जी अपने आसपास देखता है। ऑफकोर्स वो अपने क्वार्टर पे था। वो आसपास देखने के बाद ना वो अपने ऊपर देखता है, जहाँ पे ऑफकोर्स विंग लेटा हुआ था। विंग वांग जी के ऊपर ही लेटा हुआ था। उसका हेड वांग जी के चेस्ट पर था। वांग जी विंग की तरफ देखने लगा था क्योंकि विंग नेकेड था। उसके बॉडी पर कोई रोग नहीं था, उनके ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। वांग जी को ना कुछ समझ नहीं आया। वांग जी ना इधर उधर देखता है। ऑफकोर्स वो अपने कमरे पर है और विंग उसके ऊपर सो रहा है, लेकिन उसके बॉडी पर रोग क्यों नहीं है? विंग एकदम नेकेड था, उसके ऊपर पूरा नेकेड सोया हुआ था। और वांग जी ये रियलाइज़ करता है कि वो भी नेकेड है, वो भी मतलब अंदर से कोई रोब नहीं पहना है। वांग जी वो सच में लिटरली वो शॉक हो गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो ना बस विंग को देखे जा रहा था। विंग बहुत ही पीसफुली एकदम वांग जी को हक करके सोया हुआ था। वांग जी इतना ज़्यादा डर गया था ना, वो तुरंत ही ना विंग को हटाकर उठ गया था। आई मीन बेड से नहीं उठा था, बट बेड पर बैठ गया था और वो ना अपने बॉडी को देखे जा रहा था। उसके बॉडी पर खरोचने के निशान थे। ऑफकोर्स ये विंग नहीं किया था, विंग का ओमेगा किया था। ठीक है, यहाँ पे वांग जी जो अभी कंफ्यूज था, उसे ना ठीक से याद भी नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात हुआ क्या था। वो ना याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसे ये याद था कि विंग वांग जी को लेकर क्वार्टर के अंदर गया था। उसके बाद उसने बेड पर मतलब एकदम फेंक दिया था, उसके ऊपर आया था। उसके बाद वो कुछ बोला था, हाँ उसे इतना तो याद आया। उसके बाद विंग उसके साथ कुछ कर रहा था। उसके बाद वांग जी का जो अल्फा था वो वांग जी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद का उसे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो ना बहुत देर तक कोशिश करता है कि उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसका ना वो सिर ना दुखने लग गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसमें अजीब था, वो था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। ऑफकोर्स जब भी वो मतलब अपने अल्फा को अपने बॉडी पर कंट्रोल करने देता था ना, तब वो ना जब अपने मतलब आपके होश में जब आता है, मतलब उसका अल्फा जब उसके अंदर चला जाता है तब उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, क्योंकि उसका अल्फा बहुत पेन झेलता है। क्योंकि एक तो जब उसका जो रट था वो आता था तब उसके अल्फा का बहुत ज़्यादा पेन होता था और बहुत मतलब अपने ओमेगा का क्रेविंग होता था। ऑफकोर्स हर एक अल्फा का होता है मतलब रट के टाइम पर, तो तब ना उसे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पर पेन होता था। लेकिन अब ना उसका बॉडी में जैसे ताकत बढ़ गया था, उसे ये फील हो रहा था। वांग जी को फिर भी कुछ समझ नहीं आया और उसे याद मतलब कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि कल रात हुआ क्या था। और वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग के ऊपर ब्लैंकेट था, लेकिन विंग का चेस्ट ना दिख रहा था। उसके चेस्ट की तरफ से ब्लैंकेट थोड़ा सा हट गया था। वांग जी विंग के चेस्ट की तरफ देखता है, वहाँ पे बाइट मार्क्स थे। ये सब कुछ देखकर वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। वो ना अपने सिर को पकड़ लेता है और वो कहते हैं ये क्या है? क्या कल रात कुछ हुआ था हमारे बीच में? क्या हमारे बीच में वो सब कुछ हुआ था? पर मुझे क्यों याद नहीं? क्या ये मेरे अल्फा ने उसके साथ फोर्स किया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मेरे अल्फा ने ये सब कुछ किया, नहीं, मेरा अल्फा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मुझे पता है, लेकिन वो कभी भी किसी ओमेगा को अलाउ नहीं करता है अपने आप को टच करने देने के लिए।
वो रट के टाइम पर ऑफकोर्स एग्रेसिव ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो ऐसे ही किसी ओमेगा को एग्रेसिवली नहीं नहीं नहीं, क्या मैंने गलत कर दिया? क्या 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 विंग विंग ये देखकर वो नाराज़ हो जाएगा मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँ? ये कहकर ना वो विंग की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ विंग जो ना अंगड़ाई ले रहा था धीरे धीरे, क्योंकि उसका भी नींद टूट रहा था। वो भी अंगड़ाई लेते हुए ना मतलब अपने बॉडी को ना स्ट्रेस करता है, तभी ना उसे फील होता है कि उसके बॉडी पर ना मतलब रोब नहीं है। उसे लग रहा था कि उसका बॉडी एकदम हल्का है। ये देखकर ना विंग ना तुरंत अपने आंखों को खोल लिया था और वो डायरेक्ट वांगजी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांगजी अभी भी ना विंग को बहुत ही कंसर्न लुक के साथ देख रहा था। जहाँ पे विंग जब आंखें खुला था ना, वांगजी और भी ज़्यादा घबरा गया था और वो अपने सिर को सिर्फ नीचे कर लिया था और वो अपने मन ही मन कहता है कि अगर वो उसे मारे तो वो बर्दाश्त कर लेगा, उसे डांटे तो भी वो बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने ये गलती किया है, उसके अल्फा ने गलत किया है। यही सोचकर वो अपने सिर को नीचा कर लिया था। जहाँ पे विंग वांगजी की तरफ देखता है और वो ना एकदम उठकर बैठ जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वांगजी नेकेड था। वांगजी की बॉडी पर 1 इंच भी रोप नहीं था। हाँ, नीचे का पार्ट ऑफकोर्स ब्लैंकेट से ढका हुआ था, लेकिन ऊपर से तो पूरा जस्ट विजिबल था और वहाँ पे मार्क थे, वो भी खरोचने के मार्क्स। जहाँ पे वांगजी का पूरा बॉडी विंग देखता है और वो अपनी तरफ देखता है जहाँ पे वो भी रोप नहीं पहना हुआ था। विंग ये देखने के बाद ना वो सोचने लगता है क्या हुआ, क्या मेरे साथ मेरे अल्फा का हो गया? ये कहकर ना वो डायरेक्ट अपने लोअर बॉडी की तरफ थोड़ा सा मतलब ब्लैंकेट को उठाकर देखता है। हाँ, जैसा कि उसने सोचा था, उसका और उसके अल्फा के बीच सब कुछ हो गया था। ये जब उसे रियलाइज़ हुआ ना, उसका चेहरा ना एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था और वो ना ब्लैंकेट से अपने आप को एकदम ढक लिया था और बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था और वो ना रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। असल में रात में हुआ क्या था, अब हम लोग विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख कर आते हैं, ठीक है, कि रात में आखिर हुआ क्या था वहाँ पे। असल में जब विंग वांगजी के साथ अपने बॉडी को रफ कर रहा था ना, तब उसके अंदर जो मतलब उसका जो ओमेगा था वो रिएक्ट करने लग गया था। विंग कभी भी मतलब जब भी वो किसी अल्फा के सामने जाता है, कोई अल्फा उसे सीड्यूस करने की या फिर करीब आने की कोशिश करता है, उसका ओमेगा हमेशा उस अल्फाज को रिजेक्ट कर दिया करता था। मतलब उसका अल्फा मतलब उसका ओमेगा बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता था, हमेशा ही दूर ढकेल दिया करता था। इसीलिए कोई भी अल्फा विंग के पास आने की ज़रूरत भी नहीं कर पाता था। और वैसे भी विंग के साथ हमेशा चेंग रहा करता था, चेंग उसे प्रोटेक्ट किया करता था। हालांकि विंग को कभी ज़रूरत नहीं पड़ता था इन सबका, लेकिन फिर भी चेंग हमेशा विंग का प्रोटेक्ट किया करता था। और उसका ओमेगा क्या चाहता था विंग समझ पाता था कि उसका ओमेगा इन सब अल्फाज पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। लेकिन जब वांगजी के साथ उसने मतलब अपने आप को रफ किया था, तब जाके उसका ओमेगा एकदम अलग बिहेव करने लग गया। उसका ओमेगा उसके ऊपर कंट्रोल करने लग गया था और उसका ओमेगा वांगजी की तरफ एकदम अट्रैक्ट फील करने लग गया था। कि ये पहली बार था, हाँ, इससे पहले कभी भी उसका ओमेगा ऐसा रिएक्ट नहीं किया था जब वो रात को किया था, जो उसने रात को किया था, जहाँ पे उसका ओमेगा बार बार विंग को बोले जा रहा था, वो भी माइंड लिंक करके कि उसे उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दे। विंग भी जितना उसे रब कर रहा था ना, उतना ही वो अपने माइंड लिंक के थ्रू अपने ओमेगा को बोल रहा था नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसका ओमेगा बार बार उसे बोल रहा था कि उसे उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने दे। वेल, उसके ओमेगा के साथ वो बात कर पाता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ऑफकोर्स वांगजी का विंग का जो ओमेगा था वो हमेशा ही विंग को सतर्क करता था अल्फाजों से कि ये अल्फा उसके लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से विंग उन सब अल्फाजों से दूर रहता था। लेकिन पहली बार उसका मतलब ओमेगा वांगजी के अल्फा की तरफ अट्रैक्ट हुआ था और वांगजी के करीब वो खुद जाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी का जो अल्फा था, वांगजी का अल्फा भी वांगजी के ऊपर हावी हो रहा था, ये विंग को समझ आ रहा था। जब वांगजी का अल्फा वांगजी के ऊपर हावी हो रहा था ना, उतना ही विंग का ओमेगा विंग के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। ये विंग के लिए थोड़ा सा अजीब तो था, लेकिन वो अपने ओमेगा को ट्रस्ट करता है, क्योंकि बचपन से लेखा उसका ओमेगा ही तो उसे हर अल्फाज से दूर रखा करता था। तो इस बार इस अल्फा की तरफ इतना अट्रैक्ट होना, विंग समझ गया था कि ये यानी कि उसका ओमेगा वांगजी के अल्फा को एक्सेप्ट कर रहा है। उसने तब जाके अपने बॉडी को अपने ओमेगा की तरफ सौंप दिया था। एंड वांगजी का अल्फा भी वांगजी के ऊपर अपना जो कंट्रोल था वो तो कर ही लिया था। यहाँ पे वांगजी को याद इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसका अल्फा उसके माइंड से वो सब कुछ मिटा चुका था। लेकिन विंग का ओमेगा विंग के माइंड से ये सब कुछ बिल्कुल भी रेज नहीं किया था, इसीलिए विंग को सब कुछ याद था। इसीलिए वो ना ब्लश किया जा रहा था और कल की रात के बारे में सोचा जा रहा था, क्योंकि कल रात उन दोनों में 5-6 राउंड तो हो ही गए थे, जहाँ पे वो ना ऐसे ही ब्लश किया जा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी तो गिल्ट में एकदम डूब चुका था, गिल्ट के नदी में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि वो ना एकदम अपने सिर को नीचा करके रखा था और उसके आंखों में ना नमियाँ दिखने लगा था। उसे डर लग रहा था कि अब विंग उसे एकदम ही इस क्वार्टर से बाहर निकाल देगा, वो उसे नफरत करेगा एंड ऑल, ये सब कुछ ये वो करना नहीं चाहता था और विंग के मर्जी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, और इसीलिए वो डर रहा था। जहाँ पे वांगजी का फेस विंग देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वांगजी ने अपने फेस को एकदम नीचे कर लिया था। जहाँ पे विंग एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहता है, अल्फा क्या हुआ है, आप अपने सिर को नीचा क्यों करके रखे हैं? जहाँ पे वांगजी जो अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या जानबूझ के नहीं किया है? जहाँ पे वांगजी अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है, वो ये सब कुछ वो मैंने नहीं जानबूझ के नहीं किया है, मुझे माफ़ कर देना विंग। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, मतलब क्या है आपका, क्या आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ये सब कुछ किया है?
यह सुनकर वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, विंग, ये मेरे अल्फा ने गलती किया है। मैं ऐसे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। मैं मेरा अल्फा तुम्हें देखकर पहली बार इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हुआ है। मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें और मुझे पूरा टाइम देना चाहता था। मैं ऐसे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो ना रोने लगा था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी रो रहा था, लेकिन विंग को गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से में ना विंग वांग जी के थोड़ा वांग जी के पास आता है, और वो वांग जी के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, मेरे आंखों में देखो। क्या तुम्हें रिग्रेट है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, या फिर तुम्हें रिग्रेट है कि ये सब कुछ तुमने मेरे साथ किया इसलिए? क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? ये सुनकर वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि विंग का टोन ही गुस्से वाला था, वो लिटरली गुस्से में आ गया था। हाँ, मानता है यार ये अरेंज मैरिज है, लेकिन उसका अल्फा उसे इस तरह रिजेक्ट तो नहीं कर सकता। उसे सच में गुस्सा आ गया था, और वो गुस्से में ये सब कुछ कहे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, नहीं, वो मुझे पता है कि ये सब कुछ कभी ना कभी हमें करना है, पर अभी इस तरह ऐसे मैं मेरा अल्फा इस तरह अनकंट्रोल हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अल्फा कैसा है। वो बीस्ट की तरह बन जाता है जब वो मुझे कंट्रोल करने लगता है। विंग, देखो, मुझे पता है तुम मेरा ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, लेकिन सब कुछ के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तुम्हारे परिवार को छोड़कर यहाँ पे आए हो। सब कुछ में एडजस्ट करना, मुझे एक्सेप्ट करना, ये तुम्हारे लिए टफ है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ एक दिन एक्सेप्ट करना है। मैं तब तक के लिए इंतज़ार करता। मैं इसलिए रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मैं इसलिए तुम्हारे रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अल्फा तुम्हारे ऊपर फोर्सफुल हुआ है, वो भी तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ। बस इसलिए मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ। ये कहकर वो अपने सिर को नीचा कर लिया था, जहाँ पे विंग जो अब थोड़ा शांत होता है, क्योंकि अब जाके उसे समझ आया था कि आखिर वांग जी ने कहना क्या चाहा था। विंग जो वांग जी के फेस को अपनी तरफ घुमाता है, अपनी तरफ करता है, और वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, देखो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने और तुमने जो किया है वो कोई गलत है। ऑफ कोर्स ये गलत नहीं है। मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ और तुम मेरी अल्फ़ा हो, और वैसे भी हम मैरिड हैं। अगर ये सब कुछ हमारे बीच में हुआ भी है तो ये गलत नहीं है। अल्फ़ा, देखो मेरी तरफ, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। आफ्टर ऑल मैं आपका ओमेगा ही तो हूँ। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, और आपका अल्फ़ा के हक है मुझे टच करने का, मेरे साथ वो सब कुछ करने का, तो मैं क्यों गिल्ट करूँगा? अल्फ़ा, मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में कोई गिल्ट नहीं है और ना ही शेम है। हम दोनों हस्बैंड्स हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से वाउस लिया है, सबके सामने शादी किया है, तो शर्म की क्या बात है? अगर आपको शेम हो रहा है वो अलग बात है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, मुझे शर्म नहीं आ रहा है, बस मुझे गिल्ट हो रहा है कि मेरा अल्फ़ा तुम्हारे ऊपर फोर्सफुल। जहाँ पे वांग जी की बातों को काटते हुए विंग कहता है, वो मेरे ऊपर फोर्सफुल नहीं हुए थे। मैं खुद चाहता था कि वो आपका अल्फ़ा मेरे साथ ये सब कुछ करे। मेरा ओमेगा खुद चाहता था कि आपका अल्फ़ा मेरे साथ सब कुछ करे, और इसीलिए ही सब कुछ हुआ है। कि आपको ये पसंद नहीं आया? जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर वांग जी जब अपने सिर को नीचा करता है और वो कहता है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, मेरा अल्फ़ा ने मेरे माइंड से वो सब कुछ मिटा दिया है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे अल्फ़ा ने क्या क्या किया है। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने हस्बैंड की तरफ देखता है, और वो अपने हस्बैंड पर अपने हस्बैंड के चेस्ट पर एकदम अपना सिर को रख लेता है, और वो कहता है, अल्फ़ा, आप टेंशन मत करें, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, और ना ही मैं आपके अल्फ़ा से नाराज़ हूँ, और ना ही मैं रिग्रेट करता हूँ इन सब के लिए, ठीक है? कहकर वो वांग जी के चेस्ट पर एक किस करता है, और वो कहता है, मैं सिर्फ आपका हूँ अल्फ़ा, सिर्फ आपका। ये कहकर वो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को टाइटली हक कर लेता है, क्योंकि वो सच में डर गया था कि उसका अल्फ़ा ने अगर कुछ गलत कर दिया हो, लेकिन थैंक गॉड कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। खैर, कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को हक करे रहते हैं। उसके बाद विंग, जो ऑफकोर्स अब चुप रहने वाला था बिल्कुल नहीं था, उसे एक चीज़ मिल गया था अपने अल्फ़ा को दोबारा सताने का, तो वो कैसे रह जाए? इतना अच्छा मौका उसे मिल रहा है, जहाँ पे वो ना ऐसे ही कुछ देर हक करने के बाद वो विंग वांग जी के चेस्ट पर हक करके ही ना अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पर हाथ उंगलियाँ फिराते हुए कहता है, वैसे अल्फ़ा, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा रफ्ते रात को, बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैंने कितनी बार आपको बेक किया था थोड़ा मर्सी दिखाने के लिए, लेकिन आप तो बिल्कुल भी मुझे मर्सी नहीं दिखा रहे थे। आपको पता है आपका अल्फ़ा मेरे अंदर कितना ज़्यादा हार्डली पुश कर रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी का ईयर इतना ज़्यादा रेड हो जाता है ना, और वो ना शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। दूसरी तरफ हमारा विंग ऐसे कैसे रुक सकता था? वो दोबारा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, और पता है आपने मेरे पूरे बॉडी पर मार्क बना दिया, बहुत सारे मार्क, अनगिनत मार्क है। कहाँ कहाँ मार्क है आपको पता भी नहीं है, आपने कहाँ कहाँ मार्क किया है। आपने तो मेरे चेस्ट पर, मेरे नेक पर, मेरे बेली पर, और मेरे, ये कहता ना वो अपने हाथ से एकदम वही वहाँ पे इशारा करते हुए कहता है यहाँ पर। ऑफ कोर्स वो कहाँ है आप समझ सकते हो गाइस, आई मीन थाइस पर, ठीक है? तो यहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी का विंग, जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ? अब सुनूंगा नहीं, वैसे आपको तो याद नहीं है ना कि आपने क्या किया था?
मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। आपको पता है आपने पूरे बॉडी पर, मेरे पूरे बॉडी पर ना हाथ को फिराया था, वो भी बहुत ही रफली, बहुत ही रफली। आप किस तरह से मेरे अंदर मूव करते हुए ग्रॉल कर रहे थे, ये सब कुछ कितना ज़्यादा आपको मैंने कितना बोला कि थोड़ा मर्सी दिखाओ, थोड़ा मर्सी दिखाओ, लेकिन आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद वांग जी जो तुरंत ही एकदम बेड से उठकर खड़ा हो गया था। एंड ऑफ कोर्स वांग जी ने अंदर कुछ नहीं पहना था और ब्लैंकेट तो विंग ने अपने ऊपर रैप कर लिया था। बस थोड़ा सा मतलब जो ब्लैंकेट था वो वांग जी के ऊपर था, वो भी हट गया खड़ा होने की वजह से। एंड अब विंग जो प्रॉपरली वांग जी को एकदम सिर से लेकर पैर तक एकदम न्यूड देख सकता था। और वो ना घूर घूर कर, मतलब हमारा शेमलेस विंग घूर घूर कर वांग जी को ही देखे जा रहा था। और विंग का नज़र ऑफ कोर्स वांग जी की बॉडी के साथ साथ वांग जी के वहाँ पे भी था। अरे यार समझ लो गाइस, लोअर बॉडी पर। और ना वो उसे ही घूर घूर के देखे जा रहा था। वांग जी जो पहले ध्यान नहीं दिया था, वो बस ना पैनिक हो गया था और वो ना जाने वाला था। तभी वांग जी नोटिस करता है विंग की तरफ कि विंग कहीं पे देख रहा है। और तब जाके वांग जी रियलाइज़ करता है कि ओ माय गॉड, वो तो एकदम न्यूड था। वो ना इधर उधर अपना रोप देखता है और वो उस रोप को उठाता है जो नीचे गिरा हुआ था, उसे तुरंत ही अपने पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। जहाँ पे जो विंग था, वो विंग बहुत ही इनोसेंटली अपने अल्फा की तरफ देखकर बस एक छोटा सा स्माइल कर देता है। उसका स्माइल ना एकदम इनोसेंट था, लेकिन जो उसे देखकर मतलब जो उसे जानता है ना, ये उसके लिए एक टीजिंग स्माइल था, लिटरली टीजिंग स्माइल। जहाँ पे विंग मतलब स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ अल्फा, मैंने तो आपको रात को देख ही लिया है, तो आप छुपाने का क्या फ़ायदा। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी चुपचाप बिना कुछ कहे ना एकदम वॉशरूम के अंदर एकदम घुस जाता है। विंग जब वांग जी एकदम मतलब अंदर घुस गया ना वॉशरूम के, तब जाके वो अपने पेट को पकड़ पकड़ के ना अपने हंसने की जो आवाज़ था उसे मीडियम करते हुए ना हंस रहा था, बोल रहा था, ओ माय गॉड, ये अल्फा लिटरली कितना ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ, मैं इसे कितनी जल्दी सता भी देता हूँ। सच में मैं ये अल्फ़ा को मुझसे कभी जाने नहीं दूंगा। मैं सच में खुद को लकी फील कर रहा हूँ कि ये अल्फ़ा मेरे पास है। हाँ, ओ माई स्वीट इनोसेंट अल्फ़ा, तुम मेरे जैसे नॉटी ओमेगा के चंगुल में फंस चुके हो, मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हाँ, ये कहकर वो हंसने लगता है और ड्रामा क्वीन की तरह ड्रामा करने लगता है। वो मतलब होता है ना हाथों को हवा में फैलाते हुए मतलब एक्टिंग करना एंड ऑल। वो बोल रहा था कि मेरा अल्फ़ा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ये सब कुछ वो बोले जा रहा था। और मन ही मन इतना ज़्यादा खुश हो रहा था ना लिटरली। और उसे कोई रिग्रेट भी नहीं था कि रात में जो भी हुआ था, क्योंकि ये उसकी मर्जी से हुआ है। अगर उसके मर्जी से खिलाफ होता तो अलग बात होता, तब वो गुस्सा होता, लेकिन ये उसकी मर्जी से हुआ है तो इसे उसमें कोई भी गिल्ट या फिर कोई भी बुरा नहीं लगा। और ऑफ कोर्स उसने वांग जी का नेचर देख लिया है, वांग जी को समझने लग गया है। हालांकि वांग जी को बस वो कुछ मतलब 2 दिन ही हुआ है, वो वांग जी को जानना शुरू किया है और उसमें ही वो ये समझ गया था कि ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट टाइप का है और भोला बाला है। भले ही विंग वांग जी से सिर्फ 2 दिन हुआ है मिला है, लेकिन वो वांग जी के सामने रहकर ये फील कर पाता है कि वांग जी का जो नेचर है वो कैसा है, और वो ये धीरे धीरे समझने लग गया है। और ऑफ कोर्स वांग जी इनोसेंट है, लेकिन वांग जी का अल्फ़ा कितना बेस्ट है ये तो कल रात ही उसने देख लिया है। और अपनी बॉडी का हालत देखकर तो वैसे भी उसे पता चल ही गया है। खैर उससे इसे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने अल्फ़ा को अपने से दूर नहीं जाने देगा, ये अपने मन में सोच लिया है। और उसे ना मन ही मन अपने अंदर ना एक प्रोटेक्टिव फीलिंग्स आ रहा था वांग जी के लिए कि वो वांग जी को सबसे एकदम दूर रखेगा। मतलब जो ओमेगास होते हैं ना, जो वांग जी के ऊपर डोरे डालते हैं, उनसे वो दूर ही रखेगा। वांग जी सिर्फ उसका है, बस उसका मतलब उसका, वो यही ना मन में बोले जा रहा था और अपने मुंह से भी बोल रहा था कि ये अल्फ़ा तो सिर्फ मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं देने वाली। और अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा, अब तो उसका और मेरा सब कुछ हो गया है, अब मेरी और उसकी वो सब कुछ हो गया है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये कहकर ना वो वॉशरूम की तरफ देख रहा था। उसका ओमेगा भी जैसे प्रोटेक्टिवली चीख चीख कर उसे बोल रहा था कि हाँ, तो इस अल्फ़ा को अपने आप से अलग मत करना। जहाँ पे विंग कुछ देर ऐसे ही खुद को एकदम ब्लैंकेट से ढक कर बैठा रहता है। कुछ देर बाद वांग जी नहा कर एकदम पूरे रोप में, पहले तो वो इनर रोप में हमेशा आता था, लेकिन अभी ना एकदम पूरे रोप में बाहर आया था। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ मतलब देखते हुए कहता है, तुम नहाने नहीं जाओगे। जहाँ पे विंग वो कहता है हाँ, पर अल्फ़ा आपको पता है ना, आपने मेरा कल रात को कमर का हालत क्या कर दिया था, तो अब मैं कैसे चलूँगा, अभी आपको मुझे उठा के लेके जाना नहीं चाहिए। वो ना फिर से वांग जी को टीज़ करने लग गया था और वो कहता है, पता है ना, मेरा थाइस अभी मुझे फील ही नहीं हो रहा था और ना ही मुझे मेरा बेली फील हो रहा है, मेरे पैर भी एकदम सुन पड़े हुए हैं, मेरा पैर तो मुझे जवाब दे चुका है कि मैं नीचे नहीं उतर पाऊंगा, क्या आप मुझे उठा के नहीं लेके जाओगे। आप देखो ना, मैं देखो मेरे थाइस पर ना कहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क बनाया था आपने, देखो ना। ये सुनकर ना वांग जी कहता नहीं ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी विंग को गोद में उठाकर उसे लेकर वॉशरूम चला जाता है और उसे फ्रेश होने में मदद करता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। विंग प्रॉपर्ली चल पा रहा था, पहले उसे प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी उसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे हील हो रहा था, वो चल पा रहा था। एंड वो लोग अब यहाँ से कबीले में जाता है। कबीले जाने के बाद वांग जी का ऑफकोर्स ड्यूटीज़ रहता है। वांग जी अपना ड्यूटी कंप्लीट करता है। जहाँ पे विंग लाइब्रेरी पर बैठा हुआ था, उसके पास तो वैसे भी कोई काम नहीं था, इसीलिए वो वहीं पर लाइब्रेरी पर बैठा हुआ था। और जैसे कि नई नई चीज़ों के बारे में उसे जानना था और इस क्लैन के बारे में जानना था, तो इसीलिए जो मतलब लैंड चेरन थे, लैंड चेरन ने उसे वो बुक दे दिया था जो लैंड क्लैन का रूल्स का था, वो भी 3000 रूल्स उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है। एंड उसे ही वो पढ़ने के लिए दिया था विंग को। एंड विंग अभी बैठ कर मतलब ना चाहते हुए भी ना वो ये पढ़ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लिटरली। यार ये कितने सारे बोरिंग सी मतलब रूल्स हैं और कितनी सारी चीज़ों पर मनाही है, हंसना मना है, दौड़ना मना है और चिल्लाना मना है। यार इसके अलावा तो जी भी नहीं सकता है वो चिल्ला। अगर उसके गले पर अगर मतलब फटे
पास जाकर वो चिल्ला ना पाए ना, उसका दिन का मतलब वो होता है ना, खाना हजम नहीं होता है और वो चिल्लाएगा नहीं। और दौड़ना तो उसके नेचर में है। अगर वो दौड़ेगा नहीं तो वो कैसे खेल पाएगा और वो कैसे मतलब जी पाएगा। उसके लिए उछल कूद करना, मतलब फ्लर्ट करना, बातें करना, हंसना, यही सब तो ज़िंदगी था। अब यहाँ पे ये सब कुछ मनाही है। विंग को ना सच में अपने सिर को पकड़ कर ना बैठ गया था और ये सब रूल्स को देखकर ना उसे उतना ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ वांग जी तो अपने काम पर चला गया था, जैसे कि वो हमेशा डिसाइपल्स को मतलब वो होता है ना शॉर्ट प्रैक्टिस कराना, उसके बाद कुछ प्लान वर्क में अपने भाई का मतलब काम में ध्यान रखना है और ये सब कुछ करा था। दूसरी तरफ हम मतलब मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन जो अभी लाइब्रेरी पवेलियन के सामने आ चुका था, उन्होंने अपने चेहरे पर जितनी देर से गुस्सा मतलब ठोक के रखा था ना, उसे एकदम नॉर्मली करके ना वो अंदर जाती है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी बोरिंग फील कर रहा था और वो ना एकदम मेसिली बैठ कर ना उस बुक को घूरे जा रहा था, वो भी गुस्से में। जहाँ पे मैडम लैन आते हुए कहता है विंग, जहाँ पे ये सुनकर विंग जो मतलब डोर की तरफ देखता है, आई मीन लाइब्रेरी पवेलियन का जो दरवाजा ना वहीं पर देखता है जहाँ पे मैडम लैन थी। मैडम लैन को देखकर विंग एकदम उठ जाता है और वो मैडम लैन को वो करता है और वो कहता है माँ। जहाँ पे मैडम लैन स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्या हो विंग, तुम्हारा फेस देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये बोरिंग लग रहा है। जहाँ पे विंग जो अपने सिर को मतलब इधर उधर घुमाता है और वो कहता है वो माँ मैं ना बस ये बहुत ज़्यादा ही रूल्स। जहाँ पे मैडम लैन कहते हैं मुझे पता है बेटा कि ये सब बहुत ज़्यादा रूल्स है जो तुम मानना नहीं चाहते हो। कोई नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा माँ, मैं भी तो तुम्हारा माँ हूँ। जैसे तुम्हारा मैडम यू तुम्हारी माँ है ठीक वैसे ही मैं भी तो हूँ तुम्हारा माँ, है ना। ये कहकर ना वो अपने हाथों को विंग के हेड पर सहलाने लगी थी। जहाँ पे विंग सिर्फ नोट करता है, उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल था, लेकिन उसे क्या पता कि मैडम लैन तो उसे बहुत ही नफरत से देखने लगी थी। हाँ ऊपर से वो स्माइल तो कर रही थी, लेकिन मन ही मन कितना ज़्यादा उसे जलन हो रहा था ना उसे ही पता है। जहाँ पे आग बबूला हो रहा था। खैर वो अपने आप को फोर्स करते हुए कहता है बेटा तुम मेरे साथ चल सकते हो। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, पर कहाँ। जहाँ पे मैडम लैन कहता है चलो ना मेरे साथ, कि अपनी माँ पे भरोसा नहीं करते हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अरे ऐसा नहीं है माँ, ऑफकोर्स मैं करता हूँ। जहाँ पे वांग जी मैडम लैन कहता है ठीक है तो चलो। ये कहकर ना वो विंग का हाथ पकड़ लिया था और उसे लेकर ना डायरेक्ट एक क्वार्टर के पास आ गया था। ये मैडम लैन का बिल्कुल भी क्वार्टर नहीं था। इस क्वार्टर के सामने आकर मतलब मैडम लैन विंग की तरफ देखते हुए कहता है असल में विंग ये ना पहले मेरा क्वार्टर हुआ करता था, चेंगशियन हाउस, ये मैं पहले रहा करता था। ये ना बहुत ज़्यादा ही पुराना हो चुका है। ये कहकर वो विंग को लेकर उस मतलब हाउस के अंदर चला जाता है। वो एक वुडन का बना हुआ बहुत ही सुंदर सा मतलब हाउस था। जहाँ पे विंग उसके अंदर जाने के बाद इधर उधर देखने लगा था। ये सच में बहुत सुंदर सा जगह था, लेकिन ये ना अभी धूल मिट्टी में एकदम भर चुका था। जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन कहती है तुम्हें पता है इसमें ना मेरे बहुत सारे ही मेमोरीज़ थे। जब मैं यहाँ पे रहा करता ना तब यहाँ पे मेरी और वांग जी की बहुत ज़्यादा ही मेमोरीज़ थी। जहाँ पे मैं उसके साथ यहाँ पे बहुत देर तक बातें करता था। ये कहकर वो इन सब चीज़ों को दिखाने लगा था। विंग इन सब चीज़ों को देखने में बिजी था और मैडम लैन जो अपने रोप से एक खंजर टाइप निकालता है। हाँ ये खंजर कोई स्पेशल खंजर की तरह लग रहा था। मैडम लैन उस खंजर को अपने हाथों में लेकर ना उस खंजर को देखे जा रहा था। वो खंजर एकदम गोल्डन कलर का था एंड उसे देखकर ही लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल खंजर बिल्कुल नहीं था। जहाँ पे मैडम लैन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस खंजर को बस अपने स्पिरिचुअल पावर से मतलब हवा में उड़ाती है और वो एकदम पहले उस खंजर को दूर मतलब भेजती है। उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर से डायरेक्ट एकदम विंग की तरफ निशाना कर एकदम उस खंजर को छोड़ देती है। विंग जो अभी भी एकदम इधर उधर देख रहा था। जहाँ पे मैडम लैन विंग के साथ ही थी। विंग जो ये सब में ध्यान नहीं दे रहा था कि वो खंजर उसकी तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मैडम लैन तो इंतजार कर रहा था कि वो खंजर कैसे विंग के पास आता है। जहाँ पे मैडम लैन विंग के साथ बातें कर रहा था और विंग भी ऐसे ही बात कर रहा था मैडम लैन के साथ बहुत ही प्यारी तरीके से। और वो खंजर धीरे धीरे विंग के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। जब वो खंजर विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था ना, एकदम उसके बैक एकदम उसके वेस्ट की तरफ, जैसे कि वो खंजर एकदम उसके वेस्ट के अंदर घुसने वाला था, तभी जैसे कि एक और पावर उस खंजर को बहुत ही दूर जाके फेंक देता है। मैडम लैन उस चीज़ को देख पाया था और उन्होंने अपने हाथ के मुट्ठी को टाइट कर लिया था और मैडम लैन की आंखें एकदम विंग के बैक मतलब विंग के जो टमी था ना वहाँ पे चला गया था और वो बहुत ही गुस्से में ना विंग के टमी पर देख रहा था। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि वो अभी एक खंजर ले और वो डायरेक्ट विंग के स्टमक पर ना स्टैब कर दे और उस चीज़ को वो बाहर लाए। कि हिम्मत कैसे हुई उस खंजर को दूर फेंकने का। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, अपने आप को कंट्रोल करता है और वो उसे लेकर मतलब विंग को लेकर वहाँ से बाहर आ गया था। उसे समझ आ गया था कि वो ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले वो विंग का भरोसा जीतेंगे, क्योंकि विंग का भरोसा जीतना मतलब उसका भरोसा जीतना। अब ये क्या है गाइस, आप लोगों को रिवील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना तो मैं बता दे रहा हूँ कि विंग के अंदर कुछ तो ऐसा है जो मैडम लैन बहुत देर से मांग रही है, या फिर उसे मतलब अपने पास लाने के लिए वो विंग को बस लैन क्लैन लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैडम लैन उसके साथ बहुत देर तक बात करती है। इसके बाद मैडम लैन विंग को लेकर विंग के जिंगशी की तरफ आ गया था और वो उसे जिंगशी पर छोड़कर वो अपने कमरे पर चला गया था। यहाँ पे अब धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया था। विंग और वांगची का रिश्ता धीरे धीरे एकदम मतलब अच्छा हो रहा था। विंग हमेशा ही अपने हस्बैंड को टीज किया करता था, वो भी इनोसेंटली। वो हमेशा अपने हस्बैंड के सामने खुद को एकदम इनोसेंट प्रूव करता था और वांगजी ये समझ भी लेता था कि विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा एकदम मासूम टाइप का। लेकिन विंग को क्या मतलब वांगजी को क्या पता कि विंग कितना मासूम है। जहाँ पे विंग हमेशा वांगजी को टीज करता था और उसके साथ हमेशा टाइम बिताया करता था। ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और टाइम बीतने के साथ साथ ना मैडम लैन का बर्ताव भी ना थोड़ा बहुत चेंज होने लग गया था। ये विंग भी समझ पा रहा था और कहीं ना कहीं जो मतलब लैन शिजन था, लैन शिजन समझ पा रहे थे। लैन शिजन देखा करते थे कि जो मैडम लैन थी, मैडम लैन
अपने बेटे यानी कि वांग जी को मतलब ऐसे बहुत सारे कामों में ना बिजी रखा करती थी, मतलब बहुत सारे काम एक साथ दिया करते था जो मैडम लैन पहले कभी नहीं किया था। और शिचेन ये भी नोटिस करता था कि मैडम लैन की टोन धीरे धीरे विंग की तरफ ना चेंज होता जा रहा था। ये जैसे विंग को रियलाइज हो रहा था, ठीक वैसे ही लैन शिचेन को भी नोटिस हो रहा था। लैन शिचेन अपने माँ की तरफ देखकर हैरान हो जा रहा था, क्योंकि मैडम लैन जिस तरह से एकदम पोलाइट बिहेव सबके साथ करता है, अभी क्यों नहीं कर रहा है, और अभी विंग के साथ ऐसे बर्ताव, मतलब लैन शिचेन को ना कुछ समझ नहीं आया था। ऐसे ही ना बहुत दिन चलता रहा था। अब ना जो मैडम लैन था, जो लैन शिचेन था, लैन शिचेन के बर्दाश्त के बाहर चला गया था। इसीलिए ना वो डायरेक्ट अपने माँ के क्वार्टर में गया था और वो अपने माँ के सामने डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली ना बोल दिया था कि आखिर माँ को क्या हुआ है, माँ का बर्ताव धीरे धीरे ऐसे चेंज क्यों हो रहा है। जहाँ पे ये सुनने के बाद मैडम लैन ये कहकर टाल देती थी कि वो थोड़ा सा टेंस है, इस वजह से ऐसा उन्हें लग रहा है या फिर उसे लग रहा है उनका बर्ताव चेंज नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद लैन शिचेन मतलब कन्विंस नहीं हुए थे। लैन शिचेन बार बार पूछे जा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, उनका बर्ताव ऐसे चेंज क्यों हो रहा है। जहाँ पे उन्होंने मतलब लैन शिचेन ने ये भी कहा था कि आप वांग जी को अचानक इतनी काम में क्यों बिजी रखते हैं, आप वांग जी को इधर उधर काम में, क्लैन से बाहर और क्लैन से दूर रखने की क्यों कोशिश करते हैं, क्या बात है माँ, आप सच सच बताइए। जहाँ पे मैडम लैन इसे बात को टालने के लिए कभी कभी वो शिचेन को डांटा भी करती थी और वो बोलती थी कि इतने सवाल क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जो लैन शिचेन था, लैन शिचेन माफ़ी तो मांगता था, लेकिन उन्हें डाउट हो रहा था क्योंकि उसकी माँ की बर्ताव धीरे धीरे जैसे चेंज हो रहा था ना, ये उनके लिए नॉर्मल नहीं था। अब ऐसे ही कुछ और टाइम बीत गया था। दूसरी तरफ मैडम लैन अपने पेशेंट को रख नहीं पा रही थी। उनका पेशेंट लेवल ना अब जैसे गिर चुका था। वो ना अब सिर्फ विंग को अपने बेटे से अलग भी करना चाहती थी और वो विंग से उस चीज़ों को लेना भी चाहता था। इसीलिए एक दिन वांग जी को मैडम लैन ने बाहर भेज दिया था, वो भी क्लैन से बाहर, कुछ क्लैंट मीटिंग की वजह से। हाँ, उनकी कुछ मतलब जिम्मेदारी उन्होंने वांग जी की तरफ सौंप दिया था और उन्होंने बोल दिया था वांग जी से कि तुम इस क्लैन मीटिंग को अटेंड करोगे। एंड उसके साथ साथ उन्होंने लैन शिचेन को भी भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जो भी करना चाहते हैं कि वो उनके बीच में उसके बेटियाँ आए, मतलब दोनों बेटे आए, इसीलिए उन दोनों को ही उन्हें भेज दिया था। उस दिन डिनर के बाद मतलब मैडम लैन एक दवाई लैन शिचेन थे, लैन शिचेन और लैन चिंगन जिनके खाने पर मिला दिया था, जैसे कि वो जल्दी सो जाए। उसे सुलाने के बाद मैडम लैन बाहर आती हैं। वो दोनों ही मतलब लैन शिचेन और लैन चिंगन वो दोनों ही अपने अपने क्वार्टर में जाके सो गए थे। ऑफकोर्स 9 तो बज ही गया था और सब लोग सो गए थे। अब क्लैन में सिर्फ जगह हुए हैं 2 लोग, एक विंग और दूसरा मैडम लैन। और मैडम लैन यही चाहती थी अब अपना काम करने के लिए, वो अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। जहाँ पे वो डायरेक्ट क्वार्टर मतलब जिंगशी की तरफ जा रहे थे। जहाँ पे जिंगशी की तरफ जाते हुए ना वो अपने हाथ में दोबारा वही खंजर ले लेते हैं और उनके हाथों में तलवार भी था। वो दोनों चीज़ों को देखकर कहता है आज इस चीज़ को ना यहीं पे खत्म कर दूंगा। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे विंग और वांग जी की शादी का 2 महीना हो चुका है, ठीक है। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे मैडम लैन अब जिंगशी के पास आने के बाद वो जिंगशी के मतलब गेट था ना, वहाँ पे नॉक करता है। विंग ऑफ कोर्स वो जागा हुआ था, तो विंग तुरंत ही दरवाज़ा खोल देता है और वो सामने मैडम लैन को देखता है और वो उन्हें देखकर ना मतलब छोटा सा स्माइल करते हुए वो कहता है माँ आप यहाँ इतनी रात को। जहाँ पे ये सुनकर जो मैडम लैन स्माइल करती है और वो कहती है हाँ क्या मैं अंदर नहीं आ सकता। जहाँ पे ये सुनकर मतलब विंग कहता अरे नहीं ऐसा नहीं, आइए। ये कहकर ना वो रास्ता दे दिया था मैडम लैन को। मैडम लैन मन ही मन कह रहा था कि तुमने अपने मौत को अपने अंदर बुलाया है, अपने रूम के अंदर बुलाया है। ये कहकर ना वो अंदर जाती है और वो वहीं पर टेबल पर आके बैठ जाती है, जहाँ पे विंग भी मतलब वहाँ पे आकर बैठ गया था और वो मदर के सामने टी रेडी कर रहा था और वो उसे टी रेडी करके देते हुए कहता है माँ बताइए क्या कुछ काम था। जहाँ पे जो मतलब मैडम लैन कहती है नहीं बस ऐसे ही आया हूँ। वैसे वांग जी अभी घर पे नहीं है, वो क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा कंपनी दे दूँ। ये सुनकर विंग कहता है शुक्रिया माँ, पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी नींद को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, आप चाहें तो जाके सो सकते हैं, मैं वांग जी का इंतज़ार करूँगा। और वैसे भी वो आज नहीं आएगा, उसने मुझे बता दिया है, मैंने उसके लिए कुछ खाना पैक करके दिया है, तो वो वहीं पे जाके खा लेगा, वो सो जाएगा वहाँ पे, इसीलिए मेरे लिए परेशानी ज़्यादा नहीं होगा। ये सुनकर मतलब मैडम लैन स्माइल करती है और वो कहती है ओह कोई नहीं, ऐसे तो मेरे बेटे को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो विंग। ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है और वो कहता है वो मेरा अल्फ़ा है, ऑफकोर्स मैं उसका ध्यान ज़रूर रखूँगा माँ। ये सुनने के बाद मैडम लैन को तो गुस्सा चढ़ गया था, ये उसका अल्फ़ा है हाँ। ये सुनकर ना मैडम लैन जो अपनी रोब से वही खंजर निकालते हुए विंग को दिखाते हुए कहता है वैसे विंग ये देख रहे हो ये खंजर है। जहाँ ये सुनकर विंग उस खंजर की तरफ देखता है और वो कहता हाँ यहाँ पे जो मैडम लैन थे वो कहते हैं तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक खंजर है, ये ना मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वो उस खंजर को देखता है, वो खंजर गोल्डन कलर का था। जहाँ पे मैडम लैन कहते हैं तुम इसे देखना चाहोगे कि ये कैसे काम करता है। जहाँ पे विंग नोट करता है वो कहते हैं हाँ ज़रूर। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन उस खंजर का जो मतलब होता है ना शील्ड उसे खोलता है, इसके बाद वो इस खंजर का मतलब नोकीला चीज़ों को दिखाते हुए कहता है तो फिर देखो कि ये कैसे काम करता है। ये कहकर ना वो टेबल पर से डायरेक्ट खड़ा हो गया था और वो तुरंत ही उस खंजर से ना एकदम विंग के ऊपर अटैक कर दिया था। विंग तो इतना ज़्यादा शॉक था कि विंग तो अपना बचाव ही नहीं कर पाया। जहाँ पे मैडम लैन विंग के शोल्डर पर अटैक करता है एंड विंग के शोल्डर पर एकदम उस खंजर से एकदम मतलब मार्क बन जाता है और वो मैडम लैन की तरफ बहुत ही कंफ्यूजिंगली देखता है और वो अपने हाथों को पकड़ लेता है। जहाँ पे वो कहता है माँ ये क्या करे। जहाँ पे मैडम लैन कहता है मैं जो कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे अलग हो रहा है, मैंने गलती किया तुम्हें यहाँ पे लाकर, अगर मैं उसी क्लैन पर तुम्हें मार कर तुमसे उस चीज़ को ले लेता ना तो बात यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने मेरे ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के तुम्हें मेरी जगह पे मेरे क्लैन पर लाया। हाँ,
लेकिन अब मैं ये गलती नहीं कर सकता हूँ और अब मैं अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें मरना होगा विंग, तुम्हें मरना होगा और मैं तुम्हें मार कर ही जाऊँगी आज यहाँ से। यहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम शॉक था और वो शॉकिंगली कहता, क्या कह रहे हैं माँ आप? मुझे मारना चाहते हैं आप? पर क्यों? जहाँ पे मैडम लैन कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम तो मेरी मौत का रीज़न बनोगे। उससे पहले तो मैं तुम्हें मार कर अपने मौत के रीज़न को ही बाहर निकाल दूंगा और उस चीज़ को, जिस चीज़ तुम्हें अभी ना प्रोटेक्ट करेगा ना, उसे भी मैं छीन लूंगा। तब से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ना वो लगातार उस खंजर से अटैक करने लगता है। विंग जो अपने आप को बचाव कर रहा था और वो ना समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ऑफ कोर्स वो एक योद्धा है और उसका तलवार उसके साथ है, लेकिन उसका तलवार उसके मतलब मिल नहीं रहा था कि उसका तलवार है कहाँ, सुईबिया है कहाँ। जहाँ पे ना वो इधर उधर सुईबिया की तरफ देख रहा था और वो मैडम लैन के अटैक से बच रहा था। जहाँ पे उसकी नज़र अपनी सुईबिया जो वहीं पर एक जगह पे टंगा हुआ था ना, वहाँ पर चला जाता है। विंग अपने तलवार से बहुत दूर था। ऑफ कोर्स उसका तलवार उसके स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्टेड था, इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बस अपने सुईबिया को सिर्फ समन करता है। उसका सुईबिया जो वहाँ पर एकदम लटका हुआ था ना, वो डायरेक्ट उसके हाथ में आ जाता है और वो अब विंग अपने तलवार से उस खंजर को रोकते हुए मैडम लैन की तरफ देखता है और वो कहता है, मैडम लैन आप अपना तलवार अपना खंजर दूर रखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए आपके ऊपर अटैक करने में। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन कहता है, ओ तुम बोल रहे हो और मैं मान लूँगा और डर के मारे कि तुम्हें अटैक करना छोड़ दूँगा? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ मार कर ही जाऊँगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, तो ठीक है, आगे का जो भी होगा मेरे ऊपर बाद में मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। ये कहकर ना वो तलवार से ना अब मैडम लैन की तरफ मतलब हमला करता है। ऑफ कोर्स मैडम लैन अच्छा कल्टिवेटर है, तो वो भी अपने तलवार को समन कर लिया था। उनका खंजर उनके हाथ में था और दूसरे हाथ से उसने तलवार को समन किया था और अब वो ना तलवार से विंग के साथ लड़ने लगता है। वो दोनों ना लड़ते हुए ना जिंगशी से बाहर आ गए थे और जिंगशी के जो बैकयार्ड थे ना, वहाँ पे आ गए थे। वो दोनों वहाँ पे लड़ रहे थे। मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा अच्छा कल्टिवेटर था। जहाँ पे विंग मतलब लड़ रहा था ना, उसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था क्योंकि उसके जो हाथ पे कट लगा हुआ था ना, वहाँ पे ना बहुत तेज़ जलन हो रहा था, बहुत तेज़, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। मैडम लैन के हर एक अटैक का मूव और अटैक का मतलब जवाब वो दे रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैडम लैन उसे मारना क्यों चाहता है। जहाँ पे मैडम लैन वार करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए एक पनौती जैसे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता, तो आज तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगा। ये कहकर ना उसके ऊपर वो वार करने लगता है। जहाँ पे विंग भी अब कहता है, ठीक है, अगर मार सकते हैं तो मार कर दिखाइए, मैं भी कोई कच्ची गोली नहीं हूँ जो मैं हार मान जाऊंगा। ये कहकर ना वो मैडम लैन के ऊपर हार्शली वार करने लगता है। इतनी देर से वो सब ना अपने आप को बचा रहा था, लेकिन अब वो मैडम लैन के ऊपर हमला भी कर रहा था। मैडम लैन के वार को वो इजीली डॉस कर रहा था और वो ना अपनी ताकत से लड़ रहा था। अब मैडम लैन को लड़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैडम लैन ना दूर दूर जाके ना गिर रहा था विंग के वार से, विंग के तलवार के एनर्जी से, ऑफ कोर्स उसके अंदर के एनर्जी से भी। ऐसे ही वो दोनों ना बहुत देर तक लड़ते हैं। जहाँ पे मैडम लैन और विंग दोनों ही थक गए थे, लेकिन दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो दोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते ना मैडम लैन जो सोच रही थी कि वो ऐसे तो बिल्कुल भी विंग को हार्म नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उस खंजर को दोबारा निकाला और वो लड़ते हुए ही ना बस अपने खंजर को रेडी रख रहा था ताकि वो कैसे भी करके उसके स्टमक पर ना अटैक कर सके। वो ना बस यही मौका ढूंढ रहा था। ऐसे ही ना वो लड़ते लड़ते विंग के थोड़ा बहुत क्लोज आ गया था और यही का फायदा उठाकर वो ना उसका जो खंजर था ना, वो डायरेक्ट विंग के स्टमक के ऊपर एकदम स्टैप कर दिया था। उन्हें इसमें ना बहुत ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा था क्योंकि जो भी पावर विंग के अंदर था ना, वो वांगजी मतलब मैडम लैन को रोक रही थी, लेकिन मैडम लैन ने भी अपने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को बस उस खंजर की तरफ दे दिया था ताकि वो खंजर एक बार विंग के स्टमक पर स्टैप हो। एंड फाइनली विंग के स्टमक पर वो स्टैप हो गया था। विंग इसे ना इतना ज़्यादा शॉक हो गया था और उसका बॉडी जैसे कि उस स्टैप की वजह से ना पता नहीं बहुत ज़्यादा ही जलन कर रहा था, उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग को इतना ज़्यादा जलन हो रहा था ना, उसके हाथ से वो जो तलवार था ना, वो एकदम ही गिर गया था और वो ना अपने स्टमक को पकड़ के रखा था जो जगह पे ना वो खंजर स्टैप किया हुआ था। एंड मैडम लैन उसी फोर्स की वजह से ना एकदम बहुत दूर हज़ारों मतलब वहाँ पे जो जितने भी पेड़ थे ना, उन सारे पेड़ों से ना एकदम टकरा कर गिरी थी क्योंकि जैसे वो खंजर विंग के मतलब स्टमक के अंदर गया था ना, वहाँ से एक तेज़ रोशनी निकल के ना मैडम लैन को बहुत दूर फेंकी थी। एंड विंग दूसरी तरफ विंग तो अपने स्टमक पर देख रहा था जो जगह पे खून निकल रहा था और कुछ एनर्जी टाइप का भी निकल रहा था। विंग जो अपनी बॉडी पर ना इतना ज़्यादा जलन महसूस कर रहा था ना, वो लिटरली अपने घुटनों पर आ गया था और वो ना घुटनों पर आकर ही ना मतलब अपने अंदर से उस खंजर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि वो निकल नहीं पा रहा था। वो ना उस खंजर को पकड़ कर ही ना एकदम ज़मीन पर लेट गया था। उसका बॉडी धीरे धीरे जैसे ब्लैक हो रहा था, उसके जो रग में था ना जैसे ब्लैक स्मोक भर रहा था, ऐसा लग रहा था। विंग का पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेल और बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था अपने स्टमक पर ना, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये पेन। वो ना अब चिल्ला उठा था, बहुत ज़ोर से चिल्लाया था क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। पूरा जो मतलब बैकयार्ड का जो मतलब जंगल था ना, वहाँ पे जंगल भी था ऑफकोर्स, तो वहाँ पे ना विंग का चीख जैसे सब लोग सुन पाए हो ऐसा लग रहा था। वो चीख करना बस अपने पेट पे जो स्टमक मतलब तलवार था ना, सॉरी खंजर, वो पकड़ के रखा था। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था वो, और वहीं पे ना उसकी अंदर जैसे कि एनर्जी फ्लो हो रहा था, बहुत ही डार्क एनर्जी जैसा फ्लो हो रहा था। उसकी आइज़ धीरे धीरे जैसे रेड होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी आइज़ में भी पेन हो रहा था और उसने अपने आइज़ को मतलब बंद करके रखा था, लेकिन उसकी आइज़ जब वो धीरे धीरे जब खोल रहा था ना, उसकी आइज़ रेड दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे वो रेड हो रहा था बहुत तेज़ी से। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने स्टमक पर। जहाँ पे दूसरी तरफ मैडम लैन तो जख्मी हो गई थी। वो जख्मी होकर ही ना विंग को देखे जा रही थी। उनके मुंह से भी बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था। उनका हालत भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं था, लेकिन वो विंग की तरफ देख रही थी। विंग का जो पूरा बॉडी था जैसे तड़प रहा था, जैसे कि उसकी बॉडी पे हज़ारों नीडल्स चुभाए गए हो। इस
मतलब खंजर से उसे लग रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट में यही पर रखता हूँ। तो गाइस क्या लगता है कि आखिर विंग के साथ हो क्या रहा है? विंग के अंदर एनर्जी फ्लो हो रहा है और विंग का मतलब पूरे बॉडी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, और मैडम लैन का वो खंजर आखिर विंग के ऊपर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब कुछ रिवील मतलब हो जाएगा कि आखिर मैडम लैन विंग के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था और मैडम लैन क्या करने मतलब क्या चाहती है विंग के अंदर से, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो जल्दी मिलेंगे। कौन कौन एक्साइटेड है नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी कमेंट में बताना। तो आज का पार्ट में यही पर रखता हूँ। बाय बाय अभी के लिए।